विस्तार से पूर्वक पूरी बात ठुमरी के बारे में, उनकी राइटिंग्स के बारे में हमने चर्चा की। हम रिटर्निंग की हम चर्चा कर रहे थे कि पूरे गांव को उजाड़ दिया गया था। उनके एक भाई थे, गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। और मैं बताया भी कि कैसे जेल में नाटक के प्रदर्शन की वजह से उनको जेल में रहना पड़ा, और जेल में रहते उन्होंने टॉयलेट पेपर पर डेविल्स ऑन द क्रॉस लिखा था। और उनका जो पहला उपन्यास छपा था वो एक जगह थी जहाँ की लेखकों का एक सेमिनार था, वहीं पे उन्होंने अपनी पांडुलिपि चिनुआ अचेबे वहाँ मौजूद थे। और उन्होंने पहली बार उनके साथ साझा किया और उनके सामने रखा। चिनुआ अचेबे अचेबे की वजह से ही वो परमेश्वर को मिला, फिर प्रकाशित हुआ। तो इस तरह से देखिए कि डीकोलोनाइजिंग द माइंड में लिटरेचर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, कल्चर के बारे में बहुत ही विस्तार से उन्होंने लिखा है। वो बहुत जबरदस्त किताब है, हम सबको पढ़ना चाहिए। और इसी से शायद वहाँ जो साम्राज्यवादी ताकतें थी वो घबराती थी कि ये लोगों को जगा देगा, बता देगा कि सत्ता का सच क्या है। तो ये इस वजह से उनका जबरदस्त हम मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच सुबोध मालाकार जी हैं। आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अफ्रीकन स्टडीज में रहे हैं, एक्सपर्ट हैं। वो आए उससे पहले मैं राजीव भाई से गुजारिश करूंगा कि आप इस तरफ आ जाए। राजीव भाई अमेठी में लॉ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। अब मैं सुबोध मालाकार जी से आग्रह करता हूँ कि आप आए पहली बार में। सुबोध। मैं बहुत शुक्रगुजार कि एक प्रगतिशील लेखक हैं विश्व के इस साहित्य का अपनी संवेदना और संस्कृति का आयोजन किया है। और मैं इस मौके पर उपस्थित हूँ। और चूंकि बिहार के लोग हमें अच्छी तरह मालूम है कि वैदिक क्षमता बहुत ही प्रखर है इस बीच में। है और उस बीच में अपने एक महत्वपूर्ण बात मैं दो भागों में बात करूंगा। बस एक भाग ये है कि उनके जो जीवन है तो उनके जीवन और जीवन संघर्ष के बारे में एक भाग में रखूंगा। और दूसरे भाग में कुछ ऐसे सवाल जो साहित्य जगत में उमड़ घुमड़ रहे हैं और साहित्य की भूमिका को भी निर्धारित कर रहे हैं, इसके संबंध में थोड़ी सी बात मैं रखूंगा। मैं तो राजनीति विज्ञान का छात्र हूँ, साहित्य का नहीं थी, लेकिन राजनीति विज्ञान बिना साहित्य का चल नहीं सकता। और राजनीति ही का साहित्य ही वसा है राजनीति विज्ञान, इसलिए साहित्य से संबंध रखूंगा। तो मैं आपको केवल एक थोड़ा सा उनके लिए जो आपकी समझ बने उस संबंध में बात करूंगा। पहला तो ये आपकी चर्चा उन्होंने रख दी, लेकिन मैं सीधे साधे जुबान में बात रखना चाहूँ। पहली बात ये है कि 1938 में जन्मे, कीनिया में जन्मे। कीनिया को समझना बहुत जरूरी है। कीनिया जो है उसे कहा जाता है पूर्वी अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका सीधे नहीं बोला जाता है। पूर्वी अफ्रीका के दो भाग हैं, एक है उत्तरी पूर्वी अफ्रीका, एक पूर्वी अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका में 3 देश जिसमें कीनिया, तंजानिया और युगांडा, तीनों की अपनी एक सीमा का खोज है। और लोगों का आना जाना इस तरह से रहा कि लोग एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रहे। इसीलिए युगांडा की जब चर्चा करें तो युगांडा पूर्वी जो अफ्रीका है उसका एक पूर्वी अफ्रीका उसे कहते हैं। और उसके बाद पूर्वी अफ्रीका में एक उत्तर पूर्वी अफ्रीका है जिसको आप लोग नाम नहीं सुने, उसे हॉर्न अफ्रीका भी कहते हैं। हॉर्न का मतलब ये हुआ कि जिसका देश का आकार जो है वो सिंह हॉर्न के जैसा है, उसके अंदर 3-4 देश है। इसको उत्तरी पूर्वी अफ्रीका कहते हैं, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, एरिट्रिया। लेकिन पूरा पूर्वी अफ्रीका बोले तो उसमें ये भी आ जाएगा, उत्तर पूर्वी भी आ जाएगा, पूर्वी भी है। कि कीनिया पहले आप ये समझिए कि ये दूसरा एक कीनिया की आजादी में केवल कीनिया के लोग भी शरीक नहीं रहे,
बल्कि भारत के गुजरात के लोग जाते गए। इन लोगों ने भी आजादी आंदोलन और दुनिया के ट्रेड यूनियन में भारत के बहुत सारे नेता थे जो ट्रेड यूनियन को जो चलाते थे और यूनियन का वो लोग किए। तो खैर मैं विशेष इस पर नहीं जाऊंगा। तो ये एक परिचय हुआ कीनिया। अब कीनिया जो था वो उपनिवेशवाद इन्होंने कहा। उपनिवेश किसे कहते हैं? उपनिवेश को समझना जरूरी है। हम अंग्रेजी तो बोल रहे हैं, समझ आते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग समझदारी को विकसित करने के लिए आसानी से शब्दों का माने भी जानेंगे तो हम रास्ते पर आगे समझने के लिए। उपनिवेश है कि दूसरे देशों को अपने शासन में लाना और उनको एक जो रिसोर्सेस का मतलब वहाँ के जो भी साधन है कमाने खाने का उसके ऊपर नियंत्रण करना। तो ये जब उपनिवेशवाद बढ़ा, ये उपनिवेश बनाना शुरू किया तो दूसरे दुनिया के जो रॉ मटेरियल्स कच्चे माल को लेने के लिए ही वो लोग वहां आए और उसको उपनिवेश बनाए। तो कीनिया को भी उपनिवेश बना। तो अब बात उठती है कि कीनिया में साहित्यकार की भूमिका ही केवल नहीं रही बल्कि राजनीतिक संघर्षों में राजनीतिक लोगों की भूमिका रही। तो इस संघर्षों का प्रभाव उनकी पर पड़ा। तो कैसे पड़ा? तो 1915 एक इंपीरियल लैंड एक्ट लाया उसने कि उस जमीन को ले लो जो जमीन ज्यादा दया उत्पादन का कोई चीज देता है वो जमीन ले लेना है जबरदस्ती। उनके परिवार का जमीन ले लिया 1915। तो ये तो 1938 में जन्मे, लेकिन ये स्थिति केवल कीनिया के उनके परिवार का नहीं, बहुत सारे जमीन थी। तो यह एक आंदोलन की स्थिति बनती हुई चली गई और किसान लोग बड़ी तबाह। और भारत के अंदर ही केवल लड़ाई आजादी के खिलाफ नहीं, यदि बिरसा मुंडा की लड़ाई देखें, यदि लिया जाए हम टीका मोदी की लड़ाई देखें, इन्होंने जमीन के सवाल पर ही लड़ाई कर दी। तो ये वही ये संघर्ष तो उसने इन्होंने किया। और वहां भी जमीन का सवाल जब उठा तो एक वर्गीय सवाल तो उठ ही गया और सारे किसान की जमीन उन्होंने ली थी। तो ये आंदोलन का एक केंद्र बिंदु बनता चला गया ये मुद्दा। और अंत में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसकी चर्चा इन्होंने की, उसे कहते हैं मऊ मूवमेंट, MAU। माओ माओ नहीं, मऊ जो था वो किसान आंदोलन था। और मऊ जो था किसान आंदोलन इसीलिए कि सारे किसानों की जमीन उन्होंने हाथ ली थी। तो सारे किसान इकट्ठा होकर के अपने जमीन के असली लड़ाई के लिए आगे उनके ऊपर काफी प्रभाव बात है। तो ये एक बात है कि उस समय के जो राजनीतिक परिस्थिति दो थी, एक तो वर्गीय संघर्ष था, दूसरा उपनिवेशवाद के खिलाफ भी एक लड़ाई। उपनिवेशवाद के खिलाफ भी जो लड़ाई लड़ी गई उसका असर उनके ऊपर पड़ा और दूसरा असर पड़ा किसान का जो जमीन ले लिया था, इनका भी घर का जमीन ले लिया था। तो वो खलता था जन्मे बाद में, लेकिन मन में तो था कि हमारा भी हमारे भाई का भी जमीन ले लिया। ये 1915 का कि अपना भी उनके ऊपर मौजूद। अब मैं थोड़ा सा हल्का सा ध्यान आकृष्ट करने तो मरे अभी वे 28/1925 में वो मरे। तो ये 87 वर्ष की उम्र में मरे। 87 ईयर्स में वो मरे, 30 में जन्मे, मरे 2000। अब कि ये तो मर गए। और मरे कहाँ? कीनिया में नहीं मरे, जॉर्जिया में, USA में मरे हैं। तो USA में मरने के बाद भी कीनिया के लोगों में एक बहुत ही उनके प्रति उत्साह था कि उनको जो है उनको सफा दे। तो इसलिए कीनिया के लोगों में काफी हलचल पैदा हुई। USA में मरने के अब वो जन्मे हैं
तो एक जगह, तो वही एक गाँव का जन्म, और वो गाँव जो था वो दूर दराज इलाके में था। वो पढ़ने के लिए 20 किलोमीटर स्कूल, 20 किलोमीटर स्कूल का उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा का जो है शुरुआत की। तो प्राथमिक एजुकेशन पहले उन्होंने प्राथमिक शिक्षा उसी गाँव के बगल वाले स्कूल में शुरू की, और सेकेंडरी शिक्षा एक इंग्लिश स्कूल में जिसको कहते हैं एलायंस हाई स्कूल, उसमें जो है माध्यमिक शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। फिर वो थोड़ी चर्चा की कि मैकरेरे चले। मैकरेरे एक बहुत ही जबरदस्त और फेमस यूनिवर्सिटी, तो वो युगांडा के मैकरेरे यूनिवर्सिटी में जाकर के इंग्लिश का डिप्लोमा कर लिए। इंग्लिश के डिप्लोमा करने के बाद ये हाई एजुकेशन ये से शुरू मैकरेरे यूनिवर्सिटी के बाद शुरू हो गई। और फिर तो वो आगे चल करके यूनिवर्सिटी ऑफ यूके में है, वहां चले गए। उसके बाद वो यूएसए भी चले गए, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में चले गए। तो मैं छोटी सी बात उसका लिटरेरी राइटिंग के बारे में उन्होंने काफी चर्चा की। तो पहला है लिटरेरी राइटिंग में उन्होंने नॉवेल्स लिखा। तो नॉवेल्स का नाम जो है बहुत ही फेमस नॉवेल हुआ ब्रीफ नोट चाइल्ड, ये 1964 में लिखे। उनकी यात्रा जो लिखने की शुरू हुई 1964 से शुरू होती है। फिर 1967 में उन्होंने एक ग्रेड ऑफ बिग्स, और ये उन्होंने लिखा 1977। फिर 1977 के बाद उन्होंने प्ले लिखना शुरू कर दिया, जिसकी चर्चा इन्होंने की ब्लैक हेलमेट। उसका जो है असली वो मौने जो निकलता था, आई विल मैरी व्हेन आई वांट, हम विवाह करेंगे उस समय जिसमें हमारी इच्छा होगी, हरदम विवाह नहीं करेंगे। ये इनके पिताजी जो थे, इनके पिताजी 4 शादी किए। ये 28वां नंबर और 4 विवाह किए। तो विवाह के बारे में भी एक सोच इन्होंने रखा। कार्य था कि उनको उन्होंने एसेज के रूप में लिखा, जो बाद में किताब के रूप में जिनको वाइन की तरह चर्चा की, जो वाइन ये उनका एसे उनका 1993 एसेज 1986 कर्म के विकास है वो जो 1964 से शुरू होते होते 1993 तक जाता है, जिससे कहते हैं ऐसे चलते चलते देखिए बहुत बड़े साहित्यकार हो गए। बहुत बड़े साहित्यकार होने के उनका अवार्ड मिलने शुरू किया। एक अवार्ड मिलेगा अवार्ड और वर्ल्ड लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर के खाते के रूप में एक महान हस्ती के रूप में 2001 में से उनको अवार्ड मिली। उसके बाद दूसरा अवार्ड मिला इंटरनेशनल मिलियन 2009 में, फिर प्राइज फॉर एक्सीलेंस के लिए उनको 2016 में अवार्ड, फिर चौथा चीज जो उसको मिला बुकिश अवार्ड मिला, इंटरनेशनल प्राइज है बुकिश अवार्ड, वो भी उनको 2016 में। ये देखिए कि उनके साहित्य की क्षमता के कदर बाद में शुरू हुआ, इसीलिए इस बात को उसके बाद इनको शादी करना जेल किया, लेकिन ट्रायल नहीं चलाया, कहीं इसको जेल में 1 वर्ष दे दिए। हमारे देश के अंदर भी भगत सिंह को एक दिन भी जेल में ज्यादा रखता तो और भी खतरा उत्पन्न होता था। इसीलिए पहले ही समय के पहले ही उन्हें फांसी की सजा देने की बात करें। इसीलिए 1901 वर्ष में रहने के बाद गिरियों बहुत होने लगे इनके समर्थन में, इनको छोड़ने के बाद इनको इतना ज्यादा प्रताड़ना देना शुरू किया कि ये तो बाहर चले गए, सेल्फ एग्जाइल्ड भी हो गए, मतलब अपने से भी बाहर चले गए और किसी तरह अपने को बचा। फिर जो है इनका कंट्रीब्यूशन जो है
पहला तो है कंट्रीब्यूशन की इंडिजीनियस लैंग्वेज का मतलब है अपने देश का जो लैंग्वेज है उसी भाषा में चीजों को लिखे, जिससे लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से अपनी भाषाओं के द्वारा बात को पहुंचा सके। इसीलिए यहाँ एक चलता था GQ, तो GQU के लैंग्वेज में उसने वो बातें ये समझना किस तरह से राष्ट्रवाद कई आयाम विकसित हो रहे थे, कई आयाम विकसित हो रहे थे। एक आयाम था नेशनलिटी का। ये नेशनलिटी के आयाम को, जैसे एक देश अमेरिका का एक देश है उसको कहते हैं सहारवी अरबिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसमें जो है एक आंदोलन चला सेल्फ डिटर्मिनिज्म। तो सेल्फ डिटर्मिनिज्म के पैरोकार लोग जो बाद में मार्क्सवाद की व्याख्या की सेल्फ डिटर्मिनिज्म का भी सवाल लेना शुरू किया, और सेल्फ डिटर्मिनिज्म के सवाल जिसे कहते हैं पूरा अपना नियंत्रण, अपने देश के अंदर अपना नियंत्रण का भी सवाल उठाना शुरू किया, और कहा कि हम जो है अब इसको प्रमोट करेंगे। सहारवी अरबिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो था वो बहुत बड़ा आंदोलन मोरक्को के खिलाफ चल रहा, इसका भी उनके ऊपर थोड़ा सा फिर देखिए कि मैंने जो का प्रभाव उनका एम्फेसिस जो है उनका था कि हमारे घर की जो भाषा है उस घर की भाषा में ही किताबें लिखी जानी चाहिए, बोली चाली होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन का साधन होना चाहिए, तभी जाकर। अब कभी कभी ये बातें होती है घर की भाषा को किसने हमारे देश में भी पर्याप्त पहले हम तो जानते हैं कि विषय का नाम था सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। सिविक मतलब सिविलाइजेशन, आपको राजनीति विज्ञान नहीं, सिविक सेंस के लिए आपको वो विषय बताया जाएगा। तो अंग्रेजों ने जब अफ्रीका को नियंत्रित करना शुरू किया तो उसने सिविलाइजिंग मिशंस चलाए। तो सिविलाइजिंग मिशंस में उसने बातें ऐसी कही कि उनके घर में ऐसा बैठ गया उसके दिमाग में अफ्रीका का कि जो अफ्रीका के लिए खतरनाक, जैसे क्या बैठा सिविलाइजिंग मिशंस में कर रहे हैं कि वी आर योर यंगर, यू आर माई यंगर ब्रदर, आई एम योर एल्डर ब्रदर, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ इसलिए तुम्हें सिखाने आया हूँ, और तुम जो है छोटे भाई हो इसलिए सीखना है तुम्हारा। तो ये उनके दिमाग बैठ गया कि ये बूढ़े लोग ऐसा करते हैं। तो ये जो कॉलोनियल माइंड का जो सेटअप किया उसके दिमाग, अफ्रीकन के दिमाग में बहुत सारे, अब एक उन्होंने किताब उनके दिमाग में कोरे लोगों के बारे में, तंजानिया कोरे लोगों के बारे में बड़ा ही फैसिनेशन था कि बहुत ही जबरदस्त होता है। तो वहां की लड़कियां क्या करने लगी कि आटा सन के मुंह के ऊपर चिपकाने लगा। तो देखिए कॉलोनियल पॉइंट इस तरह से सेटअप हुआ, और ये बने नया हिली कॉलोनियल के वफादार। जब ये कॉलोनियल के वफादार बने तो कॉलोनियल वो जो है उसमें जो वर्गीय तत्व था वो कमजोर होना शुरू। तो इसको इन्होंने हमारे देश में भी सेल्फ डिटर्मिनिज्म का सवाल बहुत ही तगड़े रूपों से चला है, लेकिन मार्क्सवाद के किन आयामों को पूरा करता है इसे व्याख्या करना बहुत ही आवश्यक है कि सेल्फ डिटर्मिनिज्म का वह सवाल कौन सा मार्क्सवाद के उद्देश्य की पूर्ति कर। तो यह उस सवाल सामने रहे थे, और जिसका किसान का जमीन दे दिया गया था हमारे यहाँ भी, जैसा कि आपको बताया कि तिलका हमारा जो बिरसा मुंडा हो सब जमीन के लिए जमीन ले रहा था जबरदस्ती। एक तो वो हो, और दूसरा विश्व के अंदर जो निवेशवाद का मूवमेंट, निवेशवाद उसका भी प्रभाव पड़ा। लेकिन एक बात कहना जरूरी समझ, यह अफ्रीका के दूसरे लेखकों से अलग। वो क्यों अलग था कि दूसरे लेखक सब निवेशवाद विरोध का साहित्य,
जैसे चंबे अचेबा बोले स्वयं, ये सब बोले स्वयं का चंबे अचेबा, ये सब जो है उपनिवेशवाद के खिलाफ है। पोस्ट कॉलोनिज्म आप जब बोलते हैं, उपनिवेशवाद के भाग वाला चीज को समझ, यह दोनों के बड़े बड़े लेखकों से संभव। हालांकि साउथ अफ्रीका में बड़े बड़े लेखकों ने अपनी जान की आहुति दी। बेंजामिन मेवासी जैसे कवि का की हत्या हुई साउथ अफ्रीका में, और रूथ फर्स्ट जैसे बहुत बड़े क्रांतिकारी नामीबिया के थे, उन लोगों ने अपनी शहादत जो से भी लिखने के माध्यम से दी। तो वो ये समझना चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका तो बहुत बाद में आजाद हुआ, इसलिए पूरा अफ्रीका आजाद हो जाता है तो उसकी स्थिति के बाद ये समझने की जरूरत है। साउथ अफ्रीका के लोगों ने समझा और अपनी जिंदगी में इन्होंने फिर से मार्क्सवाद को समझ करके जिस तरह से साउथ अफ्रीका के सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ा, यह भी जरूरत है। आज भी दुनिया में एक देश अफ्रीका का आजाद नहीं, यूनियन ये है मेडागास्कर के बगल यूनियन, अभी ये फ्रेंच कॉलोनी का हिस्सा है। तो कॉलोनाइज्ड पॉइंट क्या है? लोग कहते हैं अफ्रीका को कैसे समझे, अफ्रीका को ऐसे समझे कि लूसोफोन अफ्रीका, पोर्चुगीज जब था, तो पोर्चुगीज जब था उसके लैंग्वेज था, तो हिंदी के सामने अंगोला हो गया, नीचे कहते हैं हो गया, मुझे नहीं हो गया, वो से चला गया। हमारे देश में पोर्चुगीज गोवा चला है, हमारा देश तो 3 कॉलोनियल पावर का आता रहा, एक जो फ्रेंच का रहा, जो पॉन्डिचेरी रहा, एक रहा ये पोर्चुगीज का है, और तीसरा ब्रिटिश का। तो ये इसको कहेंगे लूसोफोन अफ्रीका। हम लूसोफोन अफ्रीका क्यों बोलेंगे? हम कहेंगे जो अफ्रीका का भौगोलिक बंटवारा है उसको कहेंगे, ये हमारे कॉलोनियल माइंड का लूसोफोन अफ्रीका में जहाँ फ्रेंच के लोगों के और फ्रेंच के भाषाओं का प्रभाव था, उस एरिया को फ्रेंकोफोन करने लगे। इसका मतलब ये होगा कि फ्रांस का ये बोल नहीं रहा, फ्रांस का बोल। इस तरह की बात है जो हमारे कॉलोनियल में दिया गया। इसका असर करने ये रहा कि लोग समझते थे कि हम कॉलोनियल माइंड की बात बोलेंगे तो हम विद्वान होंगे, और विद्वता के बाद हम उस देश की जनता के ऊपर अपना बौद्धिक वो है लाद सकते। यही कॉलोनियल माइंड से फ्री करने के हमारे समूचा जिंदगी उसमें तो मैं खाली इंट्रोडक्शन किया कल्चर और लिटरेचर जो आपने बात रखी वो आपका क्षेत्र है, तो उसमें हम नहीं घुसेंगे, लेकिन चीजों को समझने के लिए मैंने थोड़ा सा रख दिया। अफ्रीका को समझना बहुत जरूरी है। अफ्रीका में 54 देश है, हर की अपनी अपनी जो है अपनी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी से कहते हैं, सांस्कृतिक जो है सांस्कृतिक विशेषता सबकी अपनी अलग अलग है। आप इथियोपिया चले जाएंगे अलग है, आप जिम्बाब्वे चले जाइए अलग है, आप अंगोला चले जाइए अलग है, नाइजीरिया चले जाइएगा अलग है, उधर चले जाइए मोरक्को अलग है, इजिप्ट अलग है, ट्यूनिसिया अलग है। 54 देश है। नया नया एक देश बना है साउथ सूडान, सूडान टूट करके एक साउथ सूडान, उसका कल्चर क्रिश्चियन कल्चर है, लेकिन जो पहले वाला कल्चर है उसका अरबिक कल्चर है, तो दोनों में टकराहट है। तो सांस्कृतिक एकता जो बात होगी उसमें सामाजिक संरचना का को रखने के बाद, क्योंकि एक सामाजिक संरचना का एक समूह किसी अन्य ढंग से सांस्कृतिक चरित्र के साथ वो संवाद करता है, वहाँ की व्यवस्था से कोई दूसरे ढंग से करता है, और इसका अंतरराष्ट्रीय लिंक भी है। क्रिश्चियनिटी है तो उसको सब जो वेस्ट के लोग हैं उसको साथ देंगे, लोकलिटी है तो लोकलिटी में भी जो इंटरनेशनल फोर्सेस है, जैसे अरबिक है, तो सूडान अरब देश नहीं है, लेकिन सूडान में अरबिक भाषा बोली जाती है, तो अरब लोग सूडान को अपना समझते हैं। क्रिश्चियन लोग का जहाँ पॉपुलेशन है उस माध्यम से समूचा वेस्ट कहता है ये हमारा है। तो सांस्कृतिक जो उसका प्रभाव है वो
कोई जरूरी नहीं है कि अपने देश के अंदर की संस्कृति से हो, लेकिन हमें इस विरोध नहीं करना चाहिए। लड़ने वाले लोग क्रिश्चियन भी डरे और लड़ने वाले लोग भी डरे उपनिवेशवाद, क्योंकि ये जो संघर्ष है उपनिवेशवाद के खिलाफ अपने स्वतंत्रता, ये तो लड़ेगा, लेकिन बाहर की ताकतें भी उसको अपने आप में उसको नियंत्रित रखने की कोशिश कर। तो ये है अफ्रीका का एक पिक्चर, जिसमें कि केवल एक ढंग का नहीं है, 3200 भाषा, 3200 एथनिक ग्रुप बहुत है। तो सब एथनिक ग्रुप अलग अलग, लेकिन एक मेन भाषा जो है वहाँ की स्वाहिली। इसमें थोड़ा स्वाहिली जानते हैं सभी जगह, तो स्वाहिली लैंग्वेज का एक सवाल रीजन है विकसित है अफ्रीका, तो उसके किनारे स्वाहिली। अफ्रीका में रिलीजन का प्रभाव कैसे पड़ा? रिलीजन जब आराम करके में शुरू हुआ, वहां से निकला, झट से घुसा घुसा, सूडान से वो जो है इजिप्ट, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मॉरिशस होते तो स्पेन चला गया है, और फिर जो है उपनिवेशवाद जब आया, क्रिश्चियनिटी आ गया। तो वो ये सब भी एक सांस्कृतिक सवाल को देखिए, चाहे छोटा सा ही थी, लेकिन उसकी मानव क्षमता जो है एलीट होने का, एलीट की एक खासी विशेषता ये है कि जनता वैल्यू का तो क्या होता है, उसकी बातें जो है झट से बाहर की ओर निकलती हैं और उन प्रभावशील होती। इसीलिए पेटी बुर्जुआ जैसे सब आता है, व्हाट इज पेटी बुर्जुआ? पेटी बुर्जुआ, बुर्जुआ इकोनॉमी, बुर्जुआ एसोसिएट पेटी है, इकोनॉमी उसका बुर्जुआ जी की तरफ उसका फुका, बुर्जुआ इकोनॉमी में हम चले, सोच जो है पेटी है, तो पेटी बुर्जुआ, तो पेटी बुर्जुआ कम्युनिटी का केवल क्रिश्चियन या बाहर से आए लोगों में ही नहीं, बल्कि वासियों को में भी, जैसे चिल्ड्रंस की एक व्यवस्था, चिल्ड्रंस लोग ऐसे ही करते थे, अफ्रीका के अंदर चिल्ड्रंस लोग पहले ऊपर से अपनी बात रखते थे, और चिल्ड्रंस लोगों को इसने यूज किया, फ्रांस ने भी किया, पहले खाना को गोल्ड कोस्ट करते थे। गोल्ड कोस्ट का मतलब ये था कि खाना में रोड पर चलते थे, छुट्टा थे सोने का, आपको मिल जाता, जैसे गिफ्टी मिलता है, तो उसके चिल्ड्रंस को पकड़ा करा कि मजदूर करके मजदूरों से इसको छुई और फिर बांटेंगे। और खाना से आप कभी जाएंगे तो जरूर देखिएगा कि खाना से कैसे स्लेव को ले जाता था, टनल बना हुआ, उसी टनल से उसमें क्या कहता है जहाँ कहीं का हम वहां से लेके चला, बीच में कोई उसको कोई रास्ता नहीं। तो ये सब बातें इन तमाम आर्थिक व्यवस्थाओं से निकले हर चरित्र, लेकिन सब चरित्र देश बाजा जो है उसके मन में है हमारे देश समस्या कैसे है, इस पर हम अपने देश को केवल उपनिवेशवाद और शासन के चश्मे से नहीं देखते, जैसा कि हम उपनिवेशवाद हैं। नया शासक वर्ग नई नई ढंग की बातें ला रहा है और उसमें सबसे ज्यादा मददगार हो रहा है उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। इसी स्थिति में लेकिन मैं थोड़ी सी बात और अफ्रीका को समझने के लिए तो सारे अफ्रीकन कंट्री लोग कहते हैं अफ्रीका एक देश के रूप में विकसित है, लेकिन देश नहीं, लेकिन जब हम कहीं भी दूसरे देश के लोग भी दूसरे देश के आजादी के लिए डाइवर्सिटी है अफ्रीका, लेकिन यूनिटी का क्या पॉइंट है, वो है वर्गीय सवाल। वर्गीय सवाल से यूनिटी का सवाल होता है।
और ये हम नए तरह के विचार हर एक जगह होने जरूरी है। वो होने के मतलब समझने के बाद हम अपनी लड़ाई की दिशा कहाँ रखें, इस बात को सोचने का प्रयास सबसे पहले सारी किताब के पास से वो मिले हैं थोड़ी से उनसे हमारी तो कई डिस्कस भी हुआ इसको उनको कहीं गारंटी है, कहीं छोटा छोटा जानकारी का अभाव है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप लोग और कोई चीज जानकारी के हिसाब से खाना में भी सदा मिलता है। नहीं आप खाना का नाम ठीक ठाक बोर्ड अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, देश है जिसका नाम दूसरा था। इथोपिया का नाम अब्सीनिया था, बाद में इथोपिया। तो अफ्रीका के बहुत सारे देश का नाम दूसरा था, आप जानते हैं, लेकिन जो है क्या बदल के हो गया क्या ये नहीं। अच्छा, बहुत लोग अफ्रीका के देश के बारे में जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये अफ्रीका का एक देश। जिम्बाब्वे को लोग जानते हैं, अंगोला को लोग जानते हैं, इथियोपिया को लोग जानते हैं, सूडान को लोग जानते हैं, लेकिन बोलिएगा तो कहेंगे ये अफ्रीका। अफ्रीका में जबकि 55 देश 54 देश राष्ट्र का मेंबर है, तो अफ्रीका को पूरी रूप से समझ अफ्रीका में मार्क्सवादी आंदोलन है आगरा। अरे जहां कहीं देश की लड़ाई में उसने सोवियत सभी जगह एक खास संगठन सब सोशलिस्ट शासन है, जैसे इथोपिया में सोशलिस्ट शासन था, साउथ अफ्रीका से हो गया, जहाँ मॉरिशस में भी सोशलिस्ट शासन था। अच्छा, केवल देश तो समुद्र के इंटरलैंड जो अंदर के अंदर बसावट देश का उसको हिंटरलैंड कहते हैं। उसके बाहर बहुत सारे देश हैं, जैसे मॉरिशस वो अफ्रीका रीजन में आता है, सेशेल्स अफ्रीका रीजन में आता है, मेडागास्कर से अफ्रीका रीजन में आता है, रियूनियन अफ्रीका रीजन में आता है, कोमोरोस वो समुद्र के बीच में आता है, अफ्रीका रीजन में। और एक्सपोर्ट किया गया आइडिया को सब जगह जो ऐसी हो इसके साथ साथ हो गया हमारा सब अनाज लेके चला जाता था, यही से पेट भरता था, इसको बास्केट ऑफ ग्रेन्स कहते हैं, अफ्रीका को बास्केट ऑफ ग्रेन्स का। तो सब जबरदस्त काम किया किस तरह से एक रूप इसके ऊपर लोग और इसके लिए उन्होंने बड़ी बलिदान दी। सैनिक जेल जाना पड़ा, उनकी वाइफ की पिटा भी ट्राई हो गई, एक ऐसे ही और से लाखों के साथ क्या क्या हुआ आप कंसस आदमी है जान उसके साथ देखो। तो ऐसे अफ्रीका में क्वेश्चन कि पोस्ट कॉलोनियल सत्ता का चरित्र अब बदलना चाहिए और सत्ता के बदलने के चरित्र को बदलने के लिए कौन किन नियमों पर बहस होनी चाहिए, जिसमें उनको बड़ा ही दर से देखते हैं। तो अब वो हमारे केवल अफ्रीका हर साहित्यकार ने अपने जान ताकत का देश व्यक्ति के लिए इतना दिया है, अफ्रीका के साहित्य ने जितने बलिदान दिया है दूसरे लोग भी दिए बलिदान, उनको अभी स्वागत है। सवाल है साहित्य लोगों समझते वो अपने आप को राजा देव से भी डर जाता था। और अफ्रीका में साहित्य की असर ऐसे उन्होंने नैतिक जीवन का कंसेप्ट दे दिया। सोमालिया का सब कवि
साहित्य को से भंडार को जन्म देता है। इसके बारे में कभी और चर्चा होगी तो हम करेंगे। वो डिबेट सीरीज आपके सत्ता का चरित्र अब आप सोचिए दूसरे ढंग से कि इस सत्ता को कैसे आप बदलेंगे जो कम्युनिज्म के बाद उपनिवेशवाद के बाद आपका कह करके आपके भी पास बैठा हुआ है और आपका शोषण करना है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, कुछ ज्यादा बोल गया। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध मालाकार जी ने बहुत ही सहज और सरल रूप में अफ्रीका के बारे में और थोड़ा अफ्रीका को समझने में भी उन्होंने मदद की। वहाँ के बनावट के बारे में, भाषा के बारे में पता चला कि घाना में इतना गिट्टी की तरह सोना मिलता था। नाम ही गोल्ड कोस्ट था।